स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ आगे सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। बड़े दिनों के बाद प्रियंका गांधी कूदी है चुनावी मैदान में, बताएंगे कहां पर वो रोड शो करके आई है और पूरी की पूरी सरकार के इंतजाम को चुनौती तक दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर ने दिया है कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती। बताएंगे क्या पूरा बयान दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की है इतनी बुरी स्थिति की बीजेपी के सांसद का बेटा हो गया है गायब। बताएंगे बिहार राज्य से है ये नई अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के अंदर जिस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर लग रहे थे आरोप, उसी तरीके के मामले में फंस रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है और बदलाव होकर रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बिहार मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताकर चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केरल के सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन नीलांबूर उपचुनाव को लेकर मैदान में कूदी है प्रियंका गांधी। दोस्तों 2 दिन पहले जैसे ही वो वायनाड पहुंची, कई सारे मीडिया वालों को लग रहा था कि केवल वायनाड के अंदर सभा करके वहां के लोगों से मुलाकात करके वापस लौट जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि केरला की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को दे रखी है। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर अभी हाल फिलहाल में लेफ्ट पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दिया, अपनी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चुनौती दी कि वो जनता के बीच में जाएंगे और जीत कर बताएंगे कि लेफ्ट पार्टी यानी वाम गठबंधन के खिलाफ माहौल खराब है और कांग्रेस पार्टी गठबंधन के पक्ष में माहौल केरला के अंदर बन रहा है। 2026 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने केरला को जीतने का अपना प्लान तैयार कर रखा है दोस्तों, और ये प्लान पूरी तरीके से मैदान में उतारने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है दोस्तों। इसी पर प्रियंका गांधी की ओर से जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है दोस्तों। जो खबर सामने आ रही है वो ये कि नीलांबूर उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी, तमाम तरीके के सरकारी रुकावटों के बावजूद उन्होंने रैली करी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और यहां तक कि बारिश भी हो गई थी। इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम जारी रहा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी नीलांबूर के उपचुनाव को जीत जाती है तो ये 2026 के चुनाव के एक संकेत होंगे दोस्तों। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि केरला जिताकर जरूर देंगे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को, और दक्षिण के राज्य केरला के अंदर अपना विस्तार करने के सपने देख रही भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में तगड़ा झटका लगेगा। उसके बाद 2026 के चुनाव में तो बीजेपी आता पता ढूंढती रहेगी दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हैदराबाद के अंदर हुए प्लेन हादसे के बाद एक और बड़ा कांड हो गया दोस्तों। खबर उत्तराखंड से सामने आई, जहां पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने वहां की सरकार के प्रति नाराजगी जताई दोस्तों। राज्य सरकार से पूरे मामले पर सुरक्षा मानकों को लेकर गहन समीक्षा करने और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है दोस्तों। एक शब्द भी उन लोगों के मुंह से नहीं निकल रहा जो लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार के किसी भी घटना को लेकर पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं के इस्तीफे मांगने लगते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अहमदाबाद के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया और एक किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई और किसी को पोस्ट से नहीं हटाया गया, किसी के खिलाफ जांच नहीं बैठी, और ऐसे ही यहां भी उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को उठाकर वहां की सरकार पर दबाव बनाया है दोस्तों। देखते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ साथ प्रशांत किशोर मिथिला के रीजन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। दरभंगा और मधुबनी के झंझारपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनकी ओर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया दोस्तों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी में वाकई दम है तो बिहार के चुनाव को अकेले लड़कर दिखाए। उन्होंने राहुल गांधी के प्रसिद्ध नारे डरो मत को लेकर तंज कसते हुए कहा कि हम भी राहुल गांधी से कहते हैं कि डरो मत, अकेले मैदान में आओ। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उस लेवल के नेता नहीं है जिसे बिहार कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इनके पास एक विधायक तक नहीं है, लेकिन चुनौती सीधा कांग्रेस को ही दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये भी तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस अलग होकर लड़े ताकि विपक्ष के वोट डिवाइड हो जाए, और जो इनका मुख्य उद्देश्य है प्रशांत किशोर का कि भाजपा और एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बनानी है, और जो 22% वोटर जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में किसी को वोट नहीं देते, उनके वोटों को इंडिया गठबंधन में जाने से रोका जाए, क्योंकि 20 साल से सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है दोस्तों। प्रशांत किशोर को लेकर जो बातें बोली जा रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के एजेंट के तौर पर काम कर रही है, ये बातें धीरे धीरे करके खुलने लगी है दोस्तों, परत दर परत। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर में अगर इतनी ही हिम्मत है तो उनको बीजेपी को चुनौती देनी चाहिए कि भाजपा अकेले चुनाव लड़के दिखाए, लेकिन कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। जबकि सबको पता है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी 70-80 सीटें लड़ती है और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है और उसमें से मैक्सिमम सीटें जीतने की कोशिश करती है, लेकिन सारी सीटों पर कांग्रेस को लड़वाने की बातें बोलकर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर नए तरीके से डिबेट छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखेगा अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की बात पर कोई राजनीतिक पार्टी, खासकर जो राज्य की स्थापित पार्टियां हैं, वो तो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर किसके पैसे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं ये वो खुद नहीं बता पा रहे हैं। केवल कहते हैं कि उनको दान दक्षिणा मिल रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कि फंडिंग कहां से हो रही है। जब तक फंडिंग के बारे में नहीं बताएंगे सवाल तो उठता रहेगा कि वो एनडीए गठबंधन और बीजेपी के साथ मिलकर मैच फिक्स करने में लगे पड़े हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा जातियों की गोलबंदी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इन जातियों को सियासी गुलदस्ते के रूप में सजाकर कांग्रेस पार्टी अपनी
अपनी ताकत का इजहार कराना चाहती है दोस्तों। इसीलिए नेताओं को मैदान में उतारकर महासम्मेलन के माध्यम से समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ दोस्तों एक और खबर सामने आती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जुड़ी हुई दोस्तों। बड़ी जानकारी यह है कि बिहार के अंदर मधुबनी के बीजेपी के सांसद अशोक यादव के पुत्र विभूति कुमार यादव लापता हो गए हैं। लहरियासराय थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है दोस्तों। दिल्ली के अंदर लॉ का स्टूडेंट है, सांसद का पुत्र यानी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण का पोता है दोस्तों, जो गायब हो चुका है और इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। यानी आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद के बेटे के गायब होने की खबर बिहार से सामने आ रही है दोस्तों। इस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है और राक्षस राज जिसे कहते हैं उस तरीके का एक शासन देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर ही बुरी तरीके से हारेगी दोस्तों, और अब टाइम आ चुका है नीतीश कुमार की सरकार का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक्साइज पॉलिसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती थी दोस्तों। ईडी के छापे लगे, कई सारे मंत्रियों को जेल में भेज दिया गया। उसके बाद सरकार गिराने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया भ्रष्टाचार का। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए दोस्तों। उसके बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई। इसके बाद अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की सरकार भी दिल्ली के अंदर न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर आ रही है दोस्तों, यानी शराब की दुकानें खोलने से जुड़े हुए पॉलिसी लेकर आ रही है। जैसे ही ये खबर सामने आती है इसके बाद लोगों ने रिपोर्ट को गौर से देखना शुरू कर दिया दोस्तों, तो लोगों को पता चल गया कि अब ये कैसे जनता को मूर्ख बना रहे हैं। दरअसल खबर यह है दोस्तों की भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर लोगों को शराब के अंदर डुबा दिया है। लोगों को शराब की दुकानें इतनी ज्यादा उपलब्ध करवा दी गई है कि नशे बढ़ गए हैं। इसके बाद अब खबर यह है कि जो बीजेपी नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आ रही है दोस्तों, उस एक्साइज पॉलिसी में आम आदमी पार्टी से ज्यादा बढ़कर दुकानें खुलने वाली है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार में 584 शराब की दुकानें खोली गई थी, बीजेपी की सरकार में 713 शराब की दुकान खोली जाएगी। दिल्ली की सरकार ने आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी को वापस लेकर खुद की पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है। तो आप समझिए दोस्तों की जो आरोप दिल्ली वालों के ऊपर लगा रहे थे कि केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया और शराब के नशे में लोगों को डुबा दिया, अब ये खुद और ज्यादा दुकानें खोल रहे हैं दोस्तों, यानी लोगों के लिए शराब और ज्यादा आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी जब चंडीगढ़ और पंजाब पहुंचे तभी पता चल गया था कि कांग्रेस पार्टी के संगठन में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन की दिशा में गुरुग्राम में पार्टी को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिला है दोस्तों। 10 जून को AICC और PCC ऑब्जर्वर की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जिला अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन के बाद अब इस पद को पाने के लिए कई नेताओं ने जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है दोस्तों। खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर लगभग 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना आवेदन दिया है, यानी कांग्रेस पार्टी अपना जिला अध्यक्ष बनाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए हैं दोस्तों और उनको कई सारे आवेदन मिल रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी मेहनत अब फल लेकर आएगी और उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद जगी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति एक प्रोसेस के थ्रू कराने का जो फैसला लिया है एकदम सही लिया है, इससे ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी और जो कैपेबिलिटी नेताओं की सबसे ज्यादा होगी, जिस नेता की ज्यादा होगी उसी को कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। और अगर जिला कांग्रेस पार्टी मजबूत कर लेती है तो अपने आप प्रदेश में कांग्रेस का डंका बजेगा और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी दोस्तों। भारत के क्रिकेटर और मुरादाबाद से पूर्व सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन के बेटे असदुद्दीन ने अब राजनीति में कदम रख दिया है दोस्तों। हाल ही में असदुद्दीन ने तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव के पोस्ट पर नियुक्ति हासिल कर ली है दोस्तों। इस नई भूमिका को लेकर असदुद्दीन ने कहा है कि वह राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अपने पिता और राहुल गांधी से भी प्रेरणा मिली है। 35 वर्षीय असदुद्दीन ने हैदराबाद के कोल्स 11 और गोवा जैसी टीम के लिए प्रथम श्रेणी का क्रिकेट भी खेला है दोस्तों। उनकी भी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट दिया था दोस्तों। इसके बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने फैसला लिया है कि मैं राज्य के अंदर एनसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा, एनसी सरकार का समर्थन नहीं बल्कि उनका विरोध करूंगा। उमर अब्दुल्ला सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है। अपनी पोस्ट में विधायक ने लिखा कि मैं डोडा से विधायक महराज मलिक सरकार गठबंधन में एनसी को अपना समर्थन जो दे रखा था वो वापस लेना चाहता हूं और वापस ले लेते हैं। ये निर्णय जम्मू कश्मीर के मेरे लोगों के सर्वोत्तम हित में होगा। उन्होंने कहा कि मैं एनसी पार्टी को सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जनता के हित में काम नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सिवान के
भगवानपुर प्रखंड के अंदर इंटर कॉलेज मैदान में महती सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे दोस्तों। वहीं पर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को उनके खाते में 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। सन ऑफ महिला के नाम से चर्चित वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन बिहार को क्या मिला है? आज देश में महंगाई इतनी ज्यादा है। पिछले समय जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तो 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि आज बिहार से लाखों युवा पलायन करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। अब महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों को 5 किलो चावल नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जो सरकार है वो चाहती है कि गरीबों का बच्चा गरीब बना रहे और हमारी मांग है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही डिमांड उन्होंने की है दोस्तों और भागीदारी की मांग भी एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य मछुआरा आयोग के सदस्य के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता और प्रदेश के प्रवक्ता अरविंद निषाद को नियुक्त किया है। सरकार ने 31 मई को विद्यासागर सिंह निषाद को मछुआरा आयोग का सदस्य नियुक्त किया था, लेकिन नियुक्ति के बाद इस पद को लेकर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गई थी। ऐसे में विद्यासागर के स्थान पर अरविंद निषाद को मछुआरा आयोग का सदस्य बनाया गया है। अरविंद निषाद पहले अति पिछड़ा वर्ग के विशेष आयोग के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं दोस्तों। कुल मिलाकर जनता दल यूनाइटेड खुद के और दूसरे पार्टी के नेताओं को सेट करने के लिए नए नए आयोग बना रही है, नए नए संसाधन से जुड़े हुए आयोग बनाकर कहीं ना कहीं पोस्टिंग दी जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये सारी की सारी एक पॉलिटिकल पोस्टिंग है और केवल अपने विपक्ष के साथियों को एकजुट रखने के लिए, पार्टी के बगावती नेताओं को शांत रखने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, इसमें कुछ जनता का भला तो होना जुना नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के खुद के राज्यसभा के सांसद शंभू शरण पटेल ने किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि 2025 में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हार रहे हैं और इसी हार के डर से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तेजस्वी यादव हमेशा से हार से डरते, इस तरीके का दावा उनका है दोस्तों। हालांकि 2020 के रिपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 38,000 के अंतर से तेजस्वी यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश कुमार यादव को हराया था, यानी लगभग 38,000 के अंतर से उनको जीत मिली थी दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता। अगर एलजेपी, बीजेपी और पूरे अलायंस के साथ में भी खड़ी होती तब भी यहाँ से तेजस्वी यादव कम से कम 15 से 20,000 के अंतर से चुनाव जीत जाते दोस्तों। 2015 में भी राघवपुर से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे, तब उनका मेजॉरिटी का नंबर जो था वो 22,000 के आसपास था, यानी 22,000 के अंतर से वो चुनाव जीते थे। इससे पहले 2010 में राबड़ी देवी से 13,000 ज्यादा वोट लेकर सतीश कुमार यादव चुनाव जीते थे और 2010 में तो नीतीश कुमार और बीजेपी की एक तरीके से लहर चली थी, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल इस सीट को हार गए। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने लड़ना शुरू किया है दोस्तों, उनका वोट परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है और उनके सामने कितना बड़ा भी तोपची आकर चुनाव लड़ ले, आखिरकार जीत तो तेजस्वी यादव की होगी दोस्तों। ऐसे में भाजपा के नेता केवल हवा में तीर चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि राघवपुर सीट तेजस्वी यादव के लिए सबसे सेफ और परिवार की सीट है, तो वहां से वो पक्का चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखिएगा। बीजेपी के राज्यसभा के सांसद शंभू शरण पटेल के बारे में जो इस तरीके के बिना सर पैर के दावे कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी बोले, कहा आज से 5 साल पहले गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों ने देश की सरहद की रक्षा करते करते अपने सर्वस्व को नौछावर कर दिया। उनकी वीरता, बलिदान, अदम्य साहस हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। मां भारती के इन सच्चे सपूतों को शत शत नमन है। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी को जवान के अपने जवान याद है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों को याद नहीं होंगे जिनको चाइना नहीं दिखाई देता, केवल पाकिस्तान नजर आता है। आप लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं जो चाइना से कंपटीशन नहीं करना चाहते, केवल पाकिस्तान से कंपटीशन करना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना कारण 6-7 लोगों की जान चली गई दोस्तों। महाराष्ट्र से ये बड़ी अपडेट है। ऐसे में अब खबर आई है कि मनोज कुमार झा, आरजेडी के नेता, ने कहा कि ये जो इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना सामने आई है, इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड में। यानी नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में ओवर ब्रिज गिरने को लेकर बयान देते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और इसी बात को रिपीट करते हुए सवाल पूछा जा रहा है। आगे कहा गया कि जान तो भारत के अति सामान्य नागरिकों की गई है, जिससे सत्ता प्रतिष्ठानों को क्या फर्क पड़ता है। वो चुनाव की बिसात पर नग्न मोहरे मात्र है और मुआवजे की घोषणा होगी, फोटोग्राफी होगी, फिर कहानी खत्म। जय हिंद। ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं
नहीं है। ऐसा लगता है कि देश में जितनी बड़ी घटनाएं हो जाए, जितना बड़ा कांड हो जाए, कितने भी लोगों की जान चली जाए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई ब्रिज बन जाए, कोई नया ब्रिज बन जाए, तो क्रेडिट जीवी तुरंत आ जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बीजेपी के शासन काल में अकाउंटेबिलिटी तो पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है, अब नेताओं को जिम्मेदार नहीं बताया जाता और लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होती, तो लिखेगा जरूर साथ साथ। दरभंगा के मनीगाछी पहुंचे थे जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। इस दौरान उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया है कि उनको इस क्षेत्र के अंदर भी जोरदार समर्थन मिल रहा है। हालांकि सारी बातें बिहार के चुनाव में ही तय होगा दोस्तों। बिहार के चुनाव में ही जनता बताएगी कि कितना सपोर्ट उनको मिल रहा था और कितना पैसा देकर भीड़ जुटाया जा रहा था। साथ साथ अहमदाबाद के प्लेन क्रैश के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कहा अहमदाबाद के अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और सरकार की ओर से इलाज की बेस्ट सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। और इसके बाद भी उन्होंने अहमदाबाद प्लेन वाले मामले को लेकर जांच पड़ताल करने की मांग की है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए बोला गया है जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व है। वहीं पर उमर अब्दुल्ला बोले, कहा मैंने एसजे शंकर से अभी फोन पर बातचीत की है, उनसे ईरान के सिचुएशन को लेकर डिस्कशन किया है और ईरान के अंदर जो कश्मीरी छात्र रहते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है कि ईरान जाने से अवॉइड करो, ईरान में छुप कर रहो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उन लोगों को वापस लाने की, ना कि इस तरीके के बयान देकर कन्नी काटने की और पल्ला झाड़ने की। उमर अब्दुल्ला ने इसी और इशारा करते हुए यह बयान जारी किया है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद अपने कुत्ते के साथ में ट्रेन में जा रही है। तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर उनके कुत्ते के लिए भी अलग से सीट बुक करवाई गई है, जबकि दूसरी ओर भारत के सामान्य लोग हैं जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जो दब कुछ कर जा रहे हैं, ट्रेन में यात्रा करने के लिए मजबूर है दोस्तों। और लोगों ने इस पर पोस्ट करते हुए कहा कि यही दो तरीके का भारत है जिसे लेकर हम लोग विरोध करते रहते हैं। साथ साथ बीजेपी की आईटी सेल आज देश की सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री बन गई है। सुपारी मिलती है विपक्ष के खिलाफ, फेक वीडियो बनाने की सुपारी मिलती है, झूठे नैरेटिव गढ़ो, सुपारी मिलती है नफरत फैलाओ। ये जो रोज लाखों व्हाट्सएप मैसेज उड़ते हैं, ये बीजेपी की नफरत की मशीनरी के गोला बारूद है। लेकिन याद रखना कि ये जहर अब जनता पहचान चुकी है। कांग्रेस के नेता ने बीजेपी की पोल खोलते हुए आलोक शर्मा की ओर से बयान जारी किया गया है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में 90 डिग्री पुल की बड़ी उपलब्धता के बाद एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर एक फ्लाईओवर ऐसे बनाया गया है जिगजैग करके 90 डिग्री पर टर्न लेकर कि उसमें 100% एक्सीडेंट होगा दोस्तों। इस तरीके का फ्लाईओवर जो बनाया गया है, ये बताया गया है कि बिहार के NH 57 जिसे अब 27 बोला जाता है और NH 106 के आसपास का ब्रिज है और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। 188 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं और यू टर्न बनाया जाना चाहिए था, लेकिन यू टर्न की जगह 90 डिग्री पर टर्न बनाया गया है दोस्तों। यानी खतरनाक रोड का मोड़ बना दिया गया है जिस पर कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं और बल्कि बहुत बड़ा स्ट्रेच खोला गया तब जाकर ये एक रोड बना है दोस्तों। बल्कि इस रोड को पहले ही मोड़कर दूसरे रोड से कनेक्ट किया जा सकता है बिना घुमाए हुए। इसके बावजूद ये घुमाए गए, यानी कॉमन बेसिक नॉलेज का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है दोस्तों। और बिहार के अंदर भी मध्य प्रदेश की सफलता के बाद एक नायाब पुल का नमूना सामने आया है। 2 शब्द जरूर लिखिएगा इसके बारे में। कृषि विश्वविद्यालय हिसार में छात्रों के धरने का समर्थन करने पहुंचे सांसद जयप्रकाश, सभी स्थानीय विधायकों, NSUI के अध्यक्ष और वरुण चौधरी और रौनक खत्री आदि समेत कई बड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल के लोग भी मौजूद रहे। पार्टी के लोगों ने डिटेल में जानकारी दी है दोस्तों, अपने नेताओं को बताया है, दिक्कतें बताई है और इसके बाद नेताओं ने समाधान की बातें भी बोली है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरजेडी की नेत्री प्रियंका भारती बोली, कहा भाजपा हमारे शहीद सैनिकों के कफन तक में घोटाला कर चुकी है। वहीं पर तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनने के बाद सैनिक आयोग के गठन का ऐलान कर रहे हैं। प्रत्येक जिला के अंदर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। आज भी बीजेपी का मंत्री शान से मंत्रालय में बैठा हुआ है जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की अलग विचारधारा है। वो सेना का सम्मान करते हैं, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई है बेगूसराय से जुड़ी हुई, जहां पर बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह प्रचार करने के लिए जाते हैं तो जनता उनसे पूछती है कि आपने टेक्सटाइल पार्क यहां पर बनाने का वादा किया था, वो कहां गया? तो अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप लोग 2025 के चुनाव में जितवा दीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनवाएंगे। भागलपुर के अंदर भी टेक्सटाइल पार्क बनाने का दावा वो कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर बिहार के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में टेक्सटाइल पार्क बनाने का वादा कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि इतने दिनों तक कुंभकर्ण की नींद सोने वाले भाजपाइयों को चुनाव आते ही सब कुछ याद आने लगता है, तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अल्लावरू के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और कई नेता मौजूद रहे दोस्तों। इन सभी ने विधायक मंडल दल के नेता शकील खान के नेतृत्व में बैठक की है दोस्तों। डॉक्टर मदन मोहन झा भी मौजूद रहे हैं और उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे अमित शाह दोस्तों। इस दौरान अमित शाह ने बयान देते हुए भाषण के दौरान केशव प्रसाद मौर्य यानी डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यानी उन्होंने अपना मित्र बताया है उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य को। दोस्तों एक तरीके से योगी आदित्यनाथ भी मंच पर मौजूद थे। इस पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा कि बहुत चर्चा है गृह मंत्री अमित शाह के उद्बोधन के दौरान ये लाइन यूज करने की। ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को अपना दोस्त बताकर योगी आदित्यनाथ को इशारों में कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ मऊ उपचुनाव में अंसारी परिवार बनाम सुभाषपा भाजपा ही होगा। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिली, इसके बाद उनकी विधायकी चली गई है दोस्तों। लेकिन अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी अंसारी परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाएगी और जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा। दोस्तों जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जवाहर।